जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, अभी हमने गोल्ड की कुछ एनालिसिस करनी है और मैं आहिस्ता आपके सामने सारी बातें रखता हूँ, ठीक है? हमने क्या देखा कल कि ये जो एक सेकंड, कल हमने क्या देखा कि जो यूएसए आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा है, वो अभी ग्रीन हो गया था। ग्रीन से मतलब यहाँ पर ये है कि 50 के लेवल से ऊपर चला गया था, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्यों इस डाटा के ऊपर अभी आपको फ़ोकस करवा रहा हूँ, हालाँकि मैंने पहले कहा था कि इसमें ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं होगी इस डाटा में, लेकिन अब हो रही है, मुझे नज़र आ रही है। क्यों? उसकी रीज़न क्या है, रीज़न समझिएगा। हमें पहले पता था कि प्रीवियस इसका 47.8 है और फोरकास्ट 48 है और वैसे भी छुट्टियां हैं, कुछ नहीं होना ज़्यादा। लेकिन इन छुट्टियों में एक गेम पड़ गई है। वो ये पड़ी है कि जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग जो है पीएमआई, ये अपने 16 माह की कॉन्ट्रैक्शन के बाद, जो कि गालिबन अक्टूबर 2022 बनता है, ठीक है? इसके नज़दीकी बनता है। ठीक है? तो 16 माह की, ये एग्ज़ैक्ट काउंट मैं आपको बता रहा हूँ, 16 माह की कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये अभी एक पॉज़िटिव या एक्सपेंशन वाली टेरिटरी में आ चुका है, जो कि 50 के लेवल से ऊपर होती है बात। ठीक है? दिस इज़ व्हाट वी नो। सेम इसी तरह ही जो एस-एन-पी का पीएमआई डाटा था, वो भी यहाँ पर मैप शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं वो भी बता रहा हूँ, वो भी अपनी एक्सपेंशन कैटेगरी में आ गया हुआ है। ठीक हो गया? अब 2 किस्म के डाटा होते हैं, ठीक है? एक तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाला होता है और दूसरा होता है ये वाला सर्विसेज़ वाला, ठीक है? अब याद रखना कि जो सर्विसेज सेक्टर होता है वो तकरीबन 70% ऑफ जीडीपी होता है, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो राउंड अबाउट 30% होता है, ठीक है? तो जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एक्सपेंशनरी टेरिटरी में आके इतनी बड़ी रीडिंग शो कर दी है, देन आप ये समझें कि सर्विसेज वाला सेक्टर क्या करेगा, ठीक है? और अगर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रेंथ है और सर्विसेज सेक्टर में स्ट्रेंथ, और फिर यहाँ पर एडीपी को छोड़ दें, ठीक है? ये जॉल्ट्स और एनएफपी में, जो कि फ्राइडे को आनी है, एनएफपी में भी कुछ बेहतरी आती है। मैं यूएसडी देख सेलेक्ट करता हूँ बस, एनएफपी में भी डाटा बेहतर आता है। फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये तो डॉलर की फुल स्ट्रेंथ वाली बात आ जाएगी, ठीक है? एंड देन जैसे कि मैंने कहा था ना कि अगर डॉलर में स्ट्रेंथ आती है और ये मैन्युफैक्चरिंग डाटा भी बेहतर होता है, तो एक ये डॉलर की वीकनेस को एंड करने वाला जो है ना वो टाइम वो आ जाएगा। अच्छा, अब कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। मैं भी आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ, 1 मिनट। हमारे पास कुछ डाटा और भी आया है, ठीक है? जैसे कि पिछले हफ़्ते बॉस्टिक साहब ने कहा था कि अब वो 6 के बजाय 4, 4 के बजाय 3, 3 के बजाय 2 और अब सिर्फ़ 1 रेट कट देखते हैं। यानी कि पहले 2 की बात कर रहे थे, अब कह रहे थे यार 2 भी नहीं होना, सिर्फ़ 1 ही रेट कट करना है, ठीक है? तो जब रेट कट कम होते हैं तो ऑब्वियसली ये डॉलर के लिए बुलिश होता है, वरना फिर ये दूसरे सिनेरियो में बेरिश होता है। अच्छा, देन काश्कारी साहब कहते हैं कि जनाब अगर मैं फ़ोरसाइट देखूँ आगे फ्यूचर में, तो मुझे जो इकॉनमी है वो ग्रो करती हुई हेल्दी नज़र आ रही है, और जब हेल्दी इकॉनमी है तो फिर रेट कट क्यों करने? ये काश्कारी साहब के कमेंट्स हैं, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं अभी जो है ना ये आपको वर्बल बता रहा हूँ। अच्छा, एंड देन ठीक है, ये हारिस साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि जनाब बैंक ऑफ अमेरिका से ये जो हैं, और ये कह रहे हैं कि जनाब अभी जुलाई तक तो कोई भी जो है ना मूवमेंट एक्सपेक्ट ना करें रेट कट वाली, ठीक है? और शायद उसके बाद भी, ठीक है? अच्छा, एंड देन फेडरल रिज़र्व से कुछ और मेंबर हज़रात हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब अब हमें बिलीव कर लेना चाहिए, ठीक है? कि हायर फॉर लॉन्गर वाली बात रह सकती है, ठीक है? तो देखें, कमेंट्स भी पॉजिटिव ही आ रहे हैं, ठीक है? डाटा भी हमारे पास पॉजिटिव आया, तो ये यूएसडी में एक स्ट्रेंथ वाली बात हम देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर मैं बात करूँ, तो जब यूएस में स्ट्रेंथ आ रही है तो हमें यूएस की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी की हमेशा डाइवर्जेंस देखनी चाहिए कि वो किस बैंक के साथ बन रही है। तो अगर मैं यूरो के साथ देखूँ, जिसकी अभी तक हमारे सामने यही बातें आ रही हैं कि जनाब इन्होंने रेट कट करना है, तो ये क्या बोल रहे हैं जनाब? ये कट बोल रहे हैं कि जनाब हम सून रेट कट कर सकते हैं। ईसीबी वाले कह रहे हैं हम सून रेट कट कर सकते हैं, ठीक है? और
अगर ये रेट कट करते हैं ईसीबी वाले बहुत जल्दी, तो फिर ये रिलेटिवली यूएसडी या फेडरल रिज़र्व स्ट्रॉन्ग होगा यूरो के मुकाबले में, और ऐसा अगर होता है तो फिर यूरो यूएसडी नीचे जा सकता है। ये एक रीज़न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जो ईसीबी ने बयान की है। या कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अगर हम यील्ड्स की बात करें, तो काफ़ी अरसे बाद तमाम जो यील्ड्स हैं, जैसे कि जो बड़ी-बड़ी यील्ड्स हैं देखने वाली, 2 ईयर वाली, 10 साल वाली, 20 साल वाली यील्ड्स, ये अब सारी एक ही डायरेक्शन में टुवर्ड्स अपसाइड जा रही हैं, ठीक है? तो क्या ये फिर रेट हाइक्स की तरफ बात जा रही है या रेट कट्स की तरफ बात जा रही है? ठीक है, बिकॉज़ अब यील्ड्स बढ़ रही है, दैट मीन्स स्ट्रेंथ इन द करेंसी, एंड फिर वो रेट कट तो कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि होता क्या है अमूमन, जब आपका यूएस स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, या यूएस डाटा स्ट्रॉन्ग आता है या यील्ड स्ट्रॉन्ग आती हैं, देन आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए रेट कट जो है ना वो नहीं किए जा सकते, बल्कि रेट बढ़ाए जाते हैं, और रेट कट तब किए जाते हैं जब इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाए, ठीक है? तो अब रेट हाइक की ही बात सामने आती है यहाँ से भी, ठीक है? और मैं इसकी कोशिश करूँगा कि मैं इसकी इमेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस रिकॉर्डिंग के अंदर ही, ठीक है? चलें, अब ये सारी बात हमें समझ आती है, तो हम ये देखते हैं कि सारी डॉलर की स्ट्रेंथ का बेनिफिशियरी कौन होगा, ठीक है? तब हमारे पास ऑयल आता है हमारे माइंड में। अब ऑयल क्यों आता है, ठीक है? ऑयल इसलिए आता है कि जब यूएस की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, हलचल होगी, वो डिमांड में होगी, देन इस डिमांडिंग इकॉनमी को यकीनी तौर पर ऑयल की ज़रूरत होगी अपनी प्रोडक्शन, अपनी ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और हर एक चीज़ के लिए, ठीक है? तो याद रखना कि ये एक एक्सपोर्टर मुल्क है यूएस। तो इनको ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी एक्सपोर्टर, ठीक है? उनको ज़रूरत पड़ेगी, और जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ऑब्वियसली ऑयल की डिमांड और ऑयल की प्राइसेस में एक जंप लेके आएगा। तो तन उस वक़्त हम ना ये थोड़ा-सा ऑयल के अंदर भी स्ट्रेंथ देख सकते हैं, ठीक है? अब ऑयल के अंदर स्ट्रेंथ देखनी है, ऑयल के सीएफटीसी में जाके आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। दिस इज़ योर होमवर्क, आप लोगों के पास है चार्ट्स, इमेज, और मुझसे पूछिए, नीचे कमेंट करें, आई विल आंसर। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि गोल्ड के लिए ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है, रेट कट्स वाली और रेट हाइक वाली, तो क्या करना चाहिए? देखें, जब रेट कट्स किए जाते हैं, ठीक है? तो रेट कट तो तभी किए जाते हैं जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी हो, हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हो, ठीक है? वैसे नॉर्मल अपने टारगेट पर है इन्फ्लेशन, तो ठीक है। हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हो तो फिर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेट कट किए जाते हैं। ठीक, सॉरी, रेट हाइक किए जाते हैं, और देन जब वो बिल्कुल अपने नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाए, मार्केट कूल डाउन हो जाए, एंड देन फिर हम कहते हैं कि चलो जी अब जो है ना रेट कट करना शुरू करते हैं। तो आम तौर पर क्या होता है, जब रेट कट किए जाते हैं तो गोल्ड ऊपर जाता है, ठीक है? रेट कट करने पे गोल्ड ऊपर जाता है, और जब रेट हाइक करते हैं तो गोल्ड नीचे जाता है। तो अब जो समा हमारे पास मार्केट में आ रहा है वो यही है कि शायद रेट हाइक किए जाएँ, ठीक है? तो अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ सीएफटीसी के चार्ट से कुछ अहम डाटा पढ़ के दिखाना चाह रहा हूँ, ज़रा प्लीज़ फोकस कीजिएगा। मोहतरम, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है? और इस गोल्ड के चार्ट में मैंने ये कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है? इसकी कुछ रीज़न है, और रीज़न क्या है मैं आपके सामने अभी रखता हूँ, ठीक है? जस्ट फोकस ऑन दिस वन, दीज़ लेवल्स। अभी आप बोलेंगे कि सर ये जो लेवल्स हैं ना ये बड़े अच्छे हैं, ये लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? ये बन रहे हैं और इनके ब्रेकआउट्स के ऊपर मार्केट अच्छी तरह मूव करती है, एक, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ ये लेवल कहाँ से है। जनाब, जब आपने सीएफटीसी का चार्ट देखते हैं और वहाँ पर आप नॉन कमर्शियल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है? मैं लेवरेज फंड की बात नहीं कर रहा, लेवरेज फंड डिराइव होता है नॉन कमर्शियल के अंदर अंदर से। मैं ओवरऑल नॉन कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मार्केट में 3 पार्टिसिपेंट्स बड़े होते हैं जो हमने देखने होते हैं। एक होता है कमर्शियल्स, ठीक है? जो जिनकी मेन इनकम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज़ की सेल परचेज़ से होती है, ठीक है? जैसे मोबाइल, एप्पल, आईफ़ोन वगैरह। ठीक है? और दूसरा होता है जो है ना वो नॉन कमर्शियल्स, ठीक है? नॉन कमर्शियल्स कौन से होते हैं? ठीक है? नॉन कमर्शियल्स ये लोग होते हैं जिन्होंने अपनी वो ट्रेडिंग या इंश्योरेंस या बैंकिंग पॉलिसीज़ वगैरह से पैसे कमाना है।
एंड देन तीसरी कैटेगरी आती है जी वो नॉन रिपोर्टेबल्स जो हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होता है। तो अभी हमने नॉन कमर्शियल्स को देखना है। नॉन कमर्शियल्स के अंदर ही लेवरेज फंड आते हैं यानी कि हम फॉरेक्स वाले, ठीक है। तो ओवरऑल मैं पूरा नॉन कमर्शियल्स आप लोगों के साथ रख रहा हूँ। अब नॉन कमर्शियल्स में हम देखते हैं तो ये कुछ डेट्स थी, ठीक है। जैसे कि ये डेट है 17, ठीक है, और जनवरी मार्च जुलाई 17 जुलाई को हम क्या देखते हैं कि नॉन कमर्शियल्स में ये पूरा एक साल का मैं दे रहा हूँ आपको डाटा, ठीक है। हम देखते हैं कि जनाब ये जो गोल्ड की नेट पोजीशंस हैं वो 2 लाख के जो है ना कॉन्ट्रैक्ट्स पर पहुंच चुकी है, ठीक है। और जब ये 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स पर पहुंचती है, ठीक है, उसके नीचे बेसिकली उससे नीचे आती है, ठीक है। तो हमने एक वो डाउनवर्ड मूवमेंट देखी गोल्ड में, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपन्स, ठीक है, ये वो आपका वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना एंड देन आ जाओ इधर। जब ये दिन आता है हमारे पास, ये डेट क्या है, ये है जी दिसंबर की 4 तारीख को। हम देखते हैं कि जनाब अब मार्केट दोबारा से 2 लाख के नेट पोजीशंस को टच करती है, ठीक है। क्या होता है, पहले देखो इसने यहाँ पर नेट पोजीशंस देखी रेंज और फिर वो लेवल बन गया, एक स्टॉप बन गया आगे, ठीक है। देन यहाँ पर 2 लाख की पोजीशंस दोबारा देखी, फिर एक स्टॉप हो गई। ये बड़ा एक लेवल है 2 लाख की पोजीशंस का गोल्ड के लिए। तो क्या हो गया, एक स्टॉप बन गया। इसको अगर मैं आगे लेके जाऊँ, अब ये पता नहीं क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये हो गया सिलेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि समथिंग लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि आज से तकरीबन 10 या 15 दिन पहले हमने क्या देखा कि बिल्कुल वो गोल्ड की पोजीशंस बढ़ना शुरू हो गई। जब मैंने वो, याद है आपको, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रख रहा था ये, नहीं 1 सेकेंड, ये वाला दिस प्लेस राइट, ये वाली चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख रहा था। गोल्ड की पोजीशंस भाई बढ़ रही हैं, दिस एंड दैट, याद है। दिस वाज दैट व्हाट वी वर सीइंग कि यार 2 लाख से ऊपर ऊपर वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से 2 लाख के ऊपर गई, लेकिन क्या हुआ कि पोजीशंस गिरना शुरू हो गई। अब गिरते गिरते अगेन यहाँ पर इस लेवल पे आके फिर ये 2 लाख को टच कर रही है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन द हिस्ट्री, इन द पास्ट, जब जब इसने 2 लाख के लेवल को टच किया, ठीक है, 2 लाख नेट पोजीशंस को टच किया, तो इसने एक बार एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखी, एटलीस्ट कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उस एरिया में देखी है, ठीक है। यहाँ पर अब ये 2 लाख को जब लेवल इसने टच किया तो यहाँ पर कोई बड़ी रेजिस्टेंस इसको नहीं मिली, ठीक है। सो व्हाट डज दिस मीन फॉर अस नाउ, ठीक है, हमारे लिए क्या इसकी अहमियत है जनाब। हमारे लिए इसकी अहमियत ये है कि जैसे कि मेरे आज एक डिस्कशन कर रहा था एक भाई के साथ व्हाट्सएप पे, बल्कि व्हाट्सएप पे नहीं, फेसबुक पे, ठीक है, कि मैंने कहा था कि अगर तो गोल्ड, सॉरी, डॉलर में स्ट्रेंथ आ रही है, तो अगर आप देखते हैं कि कोई लोअर क्लोज कैंडल बन जाए, ठीक है, तो आपने निकल जाना है गोल्ड से, ठीक है। वो लोअर क्लोज कैंडल कौन सी होती है, मैंने पहले बेतहाशा वेबिनार किए, मैं आप लोगों को दिखाए भी हुए हैं। अब मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि ये वाली कैंडल थी जो जिसका लो प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे था और जिसका क्लोज प्रीवियस कैंडल के क्लोज से भी नीचे था, तो एक लोअर क्लोज कैंडल थी। तो दिस वाज द प्लेस जहां आप निकल जाते हैं। और गोल्ड में एंटर आप कहाँ से होते हो, ऑब्वियसली फ्रॉम दिस प्लेस, बिकॉज इसका हाई प्रीवियस के हाई से ऊपर है और इसका क्लोज प्रीवियस क्लोज से ऊपर है, ठीक है। तो इस पूरी रैली में ना ऐसी आपको नेगेटिव कैंडल ही मिली लोअर क्लोज की, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, सी दिस प्लेस, पूरी रैली ऊपर ही आती रही और यहाँ पर हमें मिला ये एग्जिट होने का एक रास्ता। एंड ऑब्वियसली गोल्ड की पोजीशंस लॉन्ग है, तो फिर मैं ऑब्वियसली सेल वाली तरफ भी मैं जाना मुनासिब नहीं समझूंगा, एटलीस्ट जब तक एनएफपी की कोई स्ट्रॉन्ग वैल्यू ना आ जाए और मार्केट का मोमेंटम बिल्कुल ना शिफ्ट हो जाए। और वो भी कैसे, एनएफपी की स्ट्रॉन्ग वैल्यू आए एंड देन हमारे पास ये लो है, फिर लो के बाद दोबारा ऊपर लो वॉल्यूम टेस्ट हो एंड देन फिर हम नीचे करें, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, लेट सपोज, ठीक है, हमारे पास एनएफपी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग आती है, तो हम एक लो वॉल्यूम टेस्ट यहाँ पर ही लेते हैं और फिर हम गिरते हैं नीचे, ठीक है। दूसरी जानिब अगर हम वैसे ही गिर जाते हैं, किसी भी रीज़न से जाते हैं और हमारी नेट पोजीशन सीएफटीसी में लॉन्ग नेट लॉन्ग्स ही हैं, बेशक कम हो रही हैं लेकिन हैं तो लॉन्ग्स, व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय, ठीक है। जो बेस्ट प्लेस टू बाय है ना, वो या तो इसका ब्रेकआउट हो जाए टुवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है, हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है। जैसे कि ये एक रेंज थी, ये एक पूरी रेंज एक बनी हुई थी एंड देन हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट वो वाला बना, फिर ये टेस्ट हुआ और फिर ऊपर भाग जाओ, या तो ऐसे हो सीन, या फिर आई वांट टू टेस्ट द मार्केट इन दिस एरिया, ठीक है, ये 2 लाख वाला लेवल, बिकॉज ये वो लेवल था जब मार्केट ने रेजिस्टेंस पूरी देखी एंड रेजिस्टेंस देखने के बावजूद उसने ब्रेक करके लेवल
छलांग मार दी ऊपर की तरफ। सो दिस इज़ समथिंग आई वुड लाइक कि यार इसके नीचे जो है ना मैं जो है ना मैक्सिमम जिसे कहते हैं ना सेलिंग की तरफ जाऊँगा, वरना इससे ऊपर मैं बुलिश रहूँगा। ठीक है, ये सीएफटीसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर हम देख लें इसके पिवट्स, तो वीकली पिवट है और ये देखो ना ये वाले पिवट, सारे पिवट तीनों के तीनों पिवट इसी लाइन के अंदर आए हुए हैं। सी दिस वन, मंथली पिवट इज़ आल्सो हियर, ठीक है, एंड क्वार्टरली पिवट एग्जैक्टली ऑन दैट लेवल, ठीक है, और ये ईयरली पिवट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, ये मुझे लगता है मंथली चार्ट पे जाना पड़ेगा। ये ईयरली पिवट यहाँ पर है बहुत नीचे, ठीक है, ईयरली पिवट बहुत नीचे। और अगर आपको याद हो कि मैंने बीडी स्विस की जो गोल्ड की एनालिसिस है उसमें ये दिखाया भी था कि मार्केट ईयरली पिवट के ऊपर है, तो अब ये यहाँ पर टेस्ट करके अगर ऊपर रहती तो ये फिर भागेगी ऊपर। सी व्हाट इज़ दैट, आप जाके बीडी स्विस में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये 1 सेकंड, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अच्छा अब इसके साथ अगर हम ऑर्डर ब्लॉक्स देखें डेली में, सॉरी आज जो M30 का चार्ट है कि डिड वी गेट एनीथिंग इन द शॉर्टर टर्म, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ये बंद करता हूँ, ये ईयरली भी मुझे नहीं चाहिए, एंड दिस इज़ समथिंग आई विल बी लुकिंग फॉर इन M30, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था इन द मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ से मार्केट ओपन हुई थी ना गैप से, तो ये ऑर्डर ब्लॉक था और ये ऑर्डर ब्लॉक दोबारा अभी यहाँ पर टेस्ट होने के चक्रों में है। अगेन आई वुड नॉट रिकमेंड दिस कि आप यहाँ से शॉर्ट चले जाओ, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ अच्छी खबरें आई हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी शिफ्ट नहीं हुई, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर द शिफ्टिंग, देन यू कैन से कि हाँ अभी मैं जाऊँ डाउन जाऊँ, लेकिन ये एक एग्जिट पॉइंट्स के लिए भी आपके लिए बेटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर आ जाते इसमें ना बुलिश बुलिश मोमेंटम में आ जाते, ठीक है, यहाँ से कहीं से आप बुलिश मोमेंटम में आ जाते, तो दिस वाज योर क्लोजिंग प्लेस, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अच्छा नेक्स्ट वेबिनार में या सेशन वीडियो बनाऊंगा इसमें, जिसमें हम इन चीज़ों को डिसाइड करेंगे कि इस स्कैनर के ज़रिए हम अपनी बेहतरीन पोजीशन फॉर द डे कैसे निकालें, ठीक है। ओके, H1 H4 डेली को देख के तो हम वो कैसे निकालें, दैट इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग नेक्स्ट। तो ये आपके लिए यही था, मैंने मार्केट पूरी आप लोगों को समझा दी है। आई होप आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आए। और यहाँ पर जो अब नेक्स्ट होगा ना, वो मार्केट मूविंग मूवमेंट ये नहीं होगी, एडीपी नहीं होगी, जॉल्ट्स होगी और ये होगी आईएसएम। एंड देन ये पावल साहब दोबारा जब स्पीक करेंगे तो मैं पूरी इनकी जो रिकॉर्डिंग है ना, इन्होंने क्या क्या बात की, हर एक चीज़ आप लोगों के सामने रखूँगा ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकें। एंड देन वी हैव दिस वन, फिर वीक का एंड। इस वीक के एंड के बाद, ठीक है, मार्केट शिफ्ट करेगी। आई एम टेलिंग यू अगेन, मार्केट शिफ्ट करेगी और वो शिफ्ट होगा अगर तो ये सारी न्यूज़ डॉलर के लिए स्ट्रेंथ में आती हैं, देन ये मार्केट शिफ्ट करेगी। वरना अगर ऐसे मिक्स रहता है चार, तो फिर गोल्ड ऊपर और फिर डॉलर नीचे, ठीक है। कीप दिस इन माइंड। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल इन योर ट्रेडिंग, क्योंकि अगर आपको मैंने गोल्ड का भी दिखाया, अभी कॉट लेवल्स और डॉलर का भी दिखाया, जीपीबी का भी दिखाया, तो आपने नोट किया होगा कि कॉट के लेवल्स सारे पेयर्स में अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं ना। तो समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। ये प्रेशर कुकर फटेगा, अब किस दिन फटेगा वो ऑब्वियसली इसको फाड़ने वाले यही वाली खबरें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।